नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल बीसीटी श्रवण पर। आज इसमें देखते हैं हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जीव की ऊंचाई के आधार पर और मुंह के खुलने के आधार पर। यानी कि जो जीव की ऊंचाई है, जो हम स्वरों को बोलते हैं, जीव की ऊंचाई कब किस प्रकार से उठती है, बैठती है, जो मध्य भाग होता है, सब चीज बताई जाएगी। और मुंह के खुलने के आधार पर जो हमारा मुंह स्वरों को बोलने में जितना खुलता है उसको भी बताया जाएगा। देखिए पहला पे रखा है इसमें विव्रत। विव्रत होता है जिसमें मुंह हमारा पूरा खुल जाता है जिसमें मुंह हमारा पूरा खुल जाता है। तो ये क्या होता है, जैसे विव्रत दे रखा आ, बड़ा, जैसे हम बड़ा बोलते हैं तो क्या दे रखा है आ। अब आप इसे बोलेंगे तो देखेंगे हमारा मुंह जो है, मुख जो है पूरा खुल जाता है। इसे बोलने में क्या हो जाता है, पूरा खुल जाता है। देखिए आ तो हमारा जो मुख पूरा खुल रहा है। अगला अर्धविव्रत, इसमें जो मुख हमारा पूरा नहीं खुलता, आधा खुलता है। अगर कंपेयर करें इससे विवरण से तो उसकी कंपेरिजन में आधा खुलता है। जैसे देखिए अ, ए, ओ, औ, यानी इनको बोलने में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना बोलेगा उतना जल्दी समझ जाएंगे। अर्थ विवृत होता है जिसमें मुंह हमारा आधा खुलता है। विवृत होता है जिसमें मुंह हमारा पूरा खुलता है। देखिए समृत, समृत होता है जीव की ऊंचाई के आधार पर। हमारी जीव वर्णों को बोलने में जितनी ऊंचाई पर जाती है वो होते हैं हमारे समृद्ध। जैसे ई यानी बोलेंगे तो आपको लग जाएगा कि जो हमारी जीव की ऊंचाई है ई, तो जीव जो थोड़ा सा ऊपर उठ रही है, ई ऊ, या तो नीचे जाएगी ऊंचाई के आधार पर बात करें डिस्टेंस, या तो नीचे जाता जाएगी या ऊपर आएगी। आएगा अर्ध समृद्ध ए ओ, इसमें थोड़ा सा बैलेंस रहती है, ना ऊपर ज्यादा जाती है ना नीचे ज्यादा आती है। तो ये हमारी और इसमें मुख भी हमारा जो होता है खुलने का, इसमें थोड़ा ज्यादा खुलता है, इसमें कम खुलता है। अर्ध समृद्ध में कम खुलता है और समृद्ध जो होता है इसमें ज्यादा खुलता है हमारा मुख। तो इस आधार पर ये जो वर्णों का वर्गीकृत किया गया है, मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए अगला टॉपिक दे रखा है, अगला जो पॉइंट्स है जीव की उत्पत्ति भाग के आधार पर। जो हमारी जीव होती है जिससे हमारे उत्पत्ति भाग होते हैं, यानी अग्रस्वर, केंद्रीय स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, इन तीनों को डिवाइडेशन में किया गया, तीन भागों में डिवाइड किया गया इनको। अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं हमारे, ई ए। यानी ये जो हमारे जीव है ये अग्रस्वर, यानी हमारा जो अगला भाग है उससे उत्पत्ति होते हैं, उत्पत्ति होती है। अगला केंद्रीय मध्य स्वर, ये क्या हमारा मध्य बीच के भाग से बोला जाता है। इसमें ना तो जीभ ज्यादा आगे की तरफ होती है ना पीछे की तरफ, ये मध्य स्वर से ही बोला जाता है। हालांकि जो छोटा आ है, जो आ है, ये अग्रस्वर में भी आ जाता है। किसमें आ जाता है, अग्रस्वर में भी आ जाता है, मगर ये मध्य स्वर का बैलेंसिंग वर्ड है, ये मध्य स्वर से ही बोला जाता है। अगला है पश्च स्वर। पश्च स्वर होता है हमारा आ, यानी पिछले जीव के पिछले भाग से बोला जाता है। आ, उ, ओ, औ, यानी इन शब्दों के जो हमारे वर्ण दिए हुए इनको का वर्गीकरण जो किया गया है जीव के जो अग्र, केंद्रीय और पश्च भाग, इनके आधार पर डिवाइडेशन किया गया है। देखो भैया मैंने इन शब्दों का जब जो वर्ण है इनका होता क्या है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना आप, अपनी प्रैक्टिस करेंगे स्वतः ही ऐसे समझ में कम आ तो जाएगा, मगर कम आएगा तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। उम्मीद है तो जितना मैं बता रहा हूँ उतना समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी वर्ण अगर समझ में नहीं आता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है या कोई भी आपको दिक्कत आ रही है समझने में, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आगे अगली वीडियो में बता दूंगा या अगली वीडियो में बता दूंगा, या फिर मैं मैसेज पे ही आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो ये क्या होता है, ये सब प्रैक्टिस के आधार पर होता है। जितना प्रैक्टिस कर लेंगे उतना बेटर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है जितना मैंने बताया है समझ गए होंगे, पर दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। विव्रत जिसमें हमारा मुंह पूरा खुल जाता है, मुंह पूरा खुलने के आधार पर होता है। जैसे बड़ा आ, इसमें हमारा मुंह हमारा पूरा खुल रहा है। अर्धविव्रत, इसमें हमारा मुंह जो आधा खुलता है। समृद्ध, ये जीव की ऊंचाई के आधार पर और मुंह खुलने के आधार पर बोले जाते हैं, जिसमें जीव की ऊंचाई ज्यादा होती है। अर्धसमृद्ध इसमें कम होती है, बैलेंस होती है, वही तक रहती है और थोड़ा मुंह भी कम खुलता है। जीव की उत्पत्ति भाग के आधार पर, यानी अग्रस्वर जो बोला था जीव की हमारी जो
अग्रस्वर है यानी सक्रिय रहता है। इसमें हमारा जीव का अगला भाग क्या रहता है, सक्रिय रहता है। इसमें केंद्रीय मध्य स्वर, इसमें हमारा जीव का मध्य भाग सक्रिय रहता है। जो हमारे जीव का मध्य भाग इसमें वह सक्रिय रहता है। पश्च स्वर होते हैं जिसमें हमारे जीव का पिछला भाग सक्रिय होता है। क्या होता है, पिछला भाग सक्रिय होता है। उम्मीद है समझ में आए सामने। जीव पेशियों के तनाव के आधार पर, जीव पेशियों के तनाव के आधार पर इसमें दे रखा है शिथिल। इसका मतलब हो गया जो हमारे वर्ण है ना, उनको बोलने में जो जीव की पेशियां हैं किसमें ज्यादा खिंचती है, किसमें कम खिंचती है, खिंचाव किसमें ज्यादा आता है, किसमें कम आता है, उनके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। देखिए जैसे दे रखा है शिथिल। शिथिल का मतलब होता है जिसमें हमारी जीव पेशियों पर कोई इतना खिंचाव न हो, आराम से हम जिन वर्णों को बोल सकें। जैसे अ, ई, उ, यानी ये ऐसे वर्ण हैं जिनमें हमारी जीव की पेशियों पर खिंचाव नहीं पड़ता है, आराम से हम इन्हें बोल सकते हैं। अगला दे रखा है कठोर। कठोर का मतलब ही आप जानते होंगे, कठोर मतलब थोड़ा हार्ड। हार्ड का मतलब हार्ड पड़े, जीव पर पेशियों पर खिंचाव पड़े, यानी किसी भी बॉडी के अंग पर खिंचाव पड़ता है तो वो हार्ड होता है। अब इसमें दे रखा है जीव पेशियों के आधार पर, तो जीव पर जो खिंचाव पड़ता है, जिन वर्णों को बोलने में जीव पर जो खिंचाव पड़ता है उन्हें कहते हैं कठोर। यानी जैसे आ, ई, उ, यानी जो दीर्घ स्वर होते हैं, जैसे हम कुछ दीर्घ स्वर जैसे दे रखे हैं, तो इनको जो बोलने में अगर जीभ पर जो पेशियों पर खिंचाव जो पड़ता है वो होते हैं कठोर। अगला क्या रहता है हमारा उच्चारण समय, यानी मात्रा के आधार पर। पहला दे रखा है ह्रस्व स्वर। जो ह्रस्व स्वर होते हैं कौन से होते हैं, आ, ई, उ, रे। जो ऋषि वाला होता है वो रे। अगला है दीर्घ स्वर, आ, ई, उ, ए, ओ, यानी इन दोनों में अंतर क्या है। ह्रस्व स्वर जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, जिन्हें बोलने में कम समय लगता है वो होते हैं ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर जिन्हें बोलने में ज्यादा समय लगता है। दीर्घ अगर हम कंपेयर करें ह्रस्व स्वर से, उनसे इन वर्णों को बोलने में ज्यादा समय लगता है, तो वो क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। क्या होते हैं, दीर्घ स्वर। यानी हम कह सकते हैं जिनको बोलने में कम समय लगे ह्रस्व स्वर, जिनको बोलने में ज्यादा समय लगे दीर्घ स्वर। आपके सामने दिए हुए वर्ण आप इन्हें देख सकते हैं और समझ सकते हैं। देखो मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ आप जितना प्रैक्टिस कर लेंगे उतना बेटर समझ में आएंगे। ये आप याद भी कीजिए, समझ में भी आ रहा होगा और प्रैक्टिस भी करनी है आपको। दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा जिसमें दे रखा है स्थान के आधार पर, यानी स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। देखिए पहला दे रखा है कंठ, यानी कंठ से जो वर्ण बोले जाते हैं वो कौन कौन से वर्ण होते हैं, जैसे अ, आ, अंग, ये क्या होते हैं तुम्हारे कंठ से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। अगला तालव्य, जो तालु से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं वो कौन कौन से हैं, ई, यानी ये तालु से बोले जाने वाले वर्ण है। अगला है तुम्हारा मूर्धन्य। मूर्धन्य यानी ऋतु, यानी जो हमारे जो होता है ऋषि वाला जो होता है वो मूर्धन्य, यानी ऐसा वर्ण जो तालु और जो दांत और पिछला भाग होता है उससे छिपकर जो स्पर्श करके बोला जाता है, क्या होता है वो मूर्धन्य वर्ण होते हैं। अगला है उष्ठम, यानी होठ, यानी होठों, यानी होठों से बोले जाने वाले कौन से, उ, यानी इन वर्ण उस बॉडी का प्रयोग होता है। अनुस्वार, अनुस्वार होते हैं अंग, कौन सा अंग, निर्नासिक, जिनमें जो है ये ऐसे वर्ण हैं जिनमें नाक की हमारी जो सहायता होती है वो उसके आधार पर वर्ण नहीं बोले जाते हैं, यानी नाक का स्वर नहीं होता है इन वर्णों को बोले, ये मुख से बोले जाने वाले वर्ण है। अगला तुम्हारा कंठ तालव्य, यानी ये ऐसे वर्ण हैं जो कंठ और तालु की मदद से बोले जाते हैं। इन दोनों वर्णों को बोलने में कंठ का भी प्रयोग होता है और तालु का भी प्रयोग होता है। अगला है कंठोष्ठ, यानी ये इन दोनों वर्णों को बोलने में कंठ का भी प्रयोग होगा, होठों का भी होगा। इसका होठों का, ये दोनों वर्ण ऐसे हैं जिसको जिससे बोलने में कंठ और होठों का प्रयोग होता है। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया हो। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या होता है। कंठ यानी कंठ से बोले जाने वाले होते हैं अंग, तालु, तालु से बोले जाने वाले ई, मूर्धन्य यानी जो हमारी मूर्धा होती है तालु, और जो दांत और पश्चिमा होता है उससे बोले जाने वाले वर्ड होते हैं ओष्ठ, यानी होठों से बोले जाने वाले उ, अनुस्वार यानी जिसमें हमारी नासिका का प्रयोग हो जाता है ऐसे वर्ण अंग, और अनुनासिक जिसमें नासिका का वर्ण होता है, जैसे अब बोलेंगे आंख, अंश, यानी इसे बोलिए अंश, और ये हो गया आंख।
और देखिए ये निर्नासिक जिसमें हमारी नासिका का प्रयोग नहीं होता है, ये मुख से बोले जाने वाले आ ई उ ऊ। अगला है कंठ तालव्य, जिसमें हमारी कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होता है इन वर्णों को बोलने में। ए कंठ ओष्ठ, इसमें यानी जो हमारे कंठ और होठों का प्रयोग होता है इन वर्णों को बोलने में। मुझे उम्मीद है अब आप सभी समझ गए होंगे। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो एक बार कमेंट कर सकते हैं। अगर होठों के आधार पर जो उनकी स्थिति होती है वर्णों को बोलने की, यानी कह सकते हैं जो होठ होते हैं हमारे होठ, होठों की स्थिति के आधार पर जो वर्ण बोले जाते हैं। देखिए कौन कौन से वर्ण होते हैं। अपरात्मुखी के अवर्तुल, यानी ऐसे वर्ण जो जिन पर हमारा मुख जो गोल नहीं होता है, आधा गोल होता है, वो क्या होते हैं, पूर्ण रूप से गोल नहीं होता है, वो क्या होते हैं, अवर्तुल होते हैं या अपरात्मुखी होते हैं। जिनमें हमारा मुंह जो गोल नहीं होता होते हैं, उनकी जो कंडीशन होती है गोल नहीं होती है, आधी गोल होती है, अर्ध गोल होते हैं। जैसे अ ई ए, यानी इन वर्णों को आप बोलेंगे तो हमारी होठों की स्थिति क्या रहेगी, अर्ध गोल रहेगी, आधी गोल रहेगी। व्रतमुखी या वर्तुल, यानी होठों की स्थिति कैसी हो जाएगी, अब गोल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, पूर्ण रूप से गोल हो जाएगी। आप बोल के देखेंगे, अगर आप कंपेरिजन करेंगे वर्तुल और अवर्तुल में, दोनों वर्णों में आप कंपेरिजन करेंगे बोलने के समय, तो देखेंगे जो हमारा वर्तुल होता है वो पूर्ण रूप से गोल स्थिति दिखाता है। कैसी स्थिति दिखाता है, गोल स्थिति दिखाता है। जैसे ऊ ओ, यानी इन वर्णों को बोलते हैं तो हमारी होठों की स्थिति क्या हो जाती है, गोल हो जाती है। क्या हो जाती है, गोल हो जाती है। और अवर्तुल जो होते हैं उनमें हमारी होठों की स्थिति गोल नहीं होती है। इसमें एक लोट है, देखिए अर्धवर्तुल भी होता है। अर्धवर्तुल होता है हमारा बड़ा आ, यानी आ, इसमें हमारे होठों की कंडीशन जो होती है न तो गोल होती है और ना ही हमारी अर्धगोल होती है, यानी अर्धवर्तुल होता है, मतलब आधी गोल और आधा सही, मतलब पूर्ण रूप से ये मतलब कौन कह सकते हैं इसे। तो ये था आपके होठों की स्थिति के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण।